हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनूप कुशवाहा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम रमन इफेक्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और छोटा सा टॉपिक है तो लगभग आधे घंटे की या 40 मिनट की क्लास होगी आपकी। और रमन इफेक्ट के जितने भी पॉइंट्स को हमें कवर करना है वो सारा कुछ हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो सिर्फ हमें एक्सप्लेन करना है। तो बहुत छोटे से लेक्चर में ही ये टॉपिक आज हमारा कवर हो जाएगा। इस क्लास के जस्ट बाद हमने आपका लेट्स टॉक सेशन अरेंज किया है, अदरवाइज हम आज इसमें जीमान इफेक्ट टॉपिक भी पढ़ने वाले थे। तो हम जीमान इफेक्ट टॉपिक को और डिबाई थियरी या आइंस्टीन थियरी ये टॉपिक को अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के जस्ट बाद हम लोग लेट्स टॉक करेंगे और उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, वॉइस कट रही है, 1 मिनट अब वेट कर लीजिए थोड़ा। चलिए, अभी बताइए, अभी क्लियर है वॉइस? अभी क्लियर है वॉइस? स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा रमन इफेक्ट। तो सबसे पहले आप देखिए, रमन इफेक्ट जो फिनोमेना है उसकी डिफिनीशन यहां पर लिखी हुई है। अगर हम विजिबल या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, ये नाम आपको याद रखने हैं, ये सवाल है आपका कि रमन इफेक्ट की जो फिनोमेना है वो कौन से रेडिएशन में देखने को मिलती है। तो अगर हम विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट जो लाइट है या रेडिएशन है, इनको जब हम किसी गैस के ऊपर, लिक्विड के ऊपर या ट्रांसपेरेंट सॉलिड के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो जो रेडिएशन हम इनके ऊपर इंसिडेंट करते हैं उसका कुछ हिस्सा सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है। जो रेडिएशन हम इन मटेरियल्स के ऊपर इंसिडेंट करेंगे और वो रेडिएशन विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होना चाहिए, तो जब इस रेडिएशन को इस मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो वो रेडिएशन मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है। और जो अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएशन स्कैटर्ड होता है, जब हम उनके स्पेक्ट्रम को देखते हैं, स्पेक्ट्रम मतलब उनका जो वेवलेंथ है, उनको जब हम कंपेयर करते हैं या उनका जो इमेज है स्पेक्ट्रोमीटर से जब हम उनका इमेज देखेंगे, तो अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन का जो इमेज है वो अलग अलग जगहों पर मिलेगा। द स्पेक्ट्रम ऑफ स्कैटर्ड लाइट कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज इंसिडेंट बीम। मतलब जो हमने इंसिडेंट बीम यहां पर मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट किया था, उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी थी उतनी फ्रीक्वेंसी वाला भी हमें स्कैटर्ड रेडिएशन मिलता है, और उसके अलावा उससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला भी रेडिएशन मिलता है, लेकिन कम अमाउंट में, है ना। वीक लाइंस ऑफ चेंज्ड फ्रीक्वेंसीज। तो स्कैटर्ड रेडिएशन में दो तरह के रेडिएशन आपको मिलेंगे। एक वो जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, जो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। और ऐसे भी रेडिएशन हमें मिलेंगे जो इंसिडेंट रेडिएशन से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होंगे। डिफरेंट इन द सेंस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी, दोनों ही हमें मिलते हैं और वो कम अमाउंट में मिलते हैं। तो यहां पर वीक लाइंस लिखा हुआ है। इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं? रमन इफेक्ट बोलते हैं। इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? रमन इफेक्ट बोलते हैं। यानी इस बात को अगर हम ऐसे ब्लॉक डायग्राम से समझें तो एकदम सिंपल है ये, कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई सब्सटेंस है जिसमें गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या कोई ट्रांसपेरेंट सॉलिड हो सकता है, और उस पर हमने अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशन को इंसिडेंट किया,
तो जो रेडिएशन इसके ऊपर आया वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया, बिखर गया। और जो बिखरा हुआ रेडिएशन हमने देखा उसमें हमें दो क्वालिटी मिली। एक ऐसे रेडिएशन हमें मिले जिनका फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल बराबर था। ये देखिए, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू नॉट बोला है और स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को न्यू डैश हमने बोल दिया है। तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन हमें यहां पर मिलता है उसमें हमने ये देखा कि कुछ रेडिएशन ऐसे मिल रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और कुछ ऐसे भी रेडिएशन मिल रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से कम या ज्यादा है, दैट मींस डिफरेंट है। ठीक है ना। तो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन हमको मिल रहे हैं उनको हम बोलते हैं रमन लाइंस, और इस स्कैटरिंग को हम रमन स्कैटरिंग बोलते हैं। और जो सेम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस मिलते हैं उन लाइन को, स्पेक्ट्रल लाइन को हम रैले लाइंस बोलते हैं, और इस तरह की स्कैटरिंग को हम लोग रैले स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस पूरी घटना को हम लोग बोलते हैं रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट की फिनोमेना में सेम और डिफरेंट दोनों फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन मिलते हैं। किससे सेम या डिफरेंट? इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से सेम या डिफरेंट। ठीक है। देखा जाए तो आप जो रमन इफेक्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्लाइड है तो वो यही है, जहां से आपके सारे सवाल एग्जाम में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि आपके सारे सवाल इसी वाले स्लाइड से कवर हो जाएंगे। हालांकि हम अभी और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि 95%, 96% की सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से बनते हैं। ज्यादा करके आपसे ये पूछते हैं स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एंटी स्टोक्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ना, रैले लाइंस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इंटेंसिटी इनका कैसे होता है। ठीक है ना। तो देखिए, जो सेम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन मिला है उसको हम रैले लाइंस बोलते हैं, और जो डिफरेंट वाले हमें मिले हैं उसमें दो कैटेगरी आई है। तो डिफरेंट वालों को एक तो हम जनरल नाम दे देंगे, रमन लाइंस बोलेंगे। सेम वाले को हम रैली बोलेंगे और डिफरेंट वाले को रमन बोलेंगे। लेकिन डिफरेंट वाले यानी रमन लाइंस में भी दो वैरायटी हो गई। एक वो रमन लाइंस हो गई जिनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से कम है। तो ऐसा रमन लाइन जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से कम है उसको स्टोक्स लाइन भी बोलते हैं। और ऐसा रमन लाइंस जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है उसको हम एंटी स्टोक्स लाइन भी कहते हैं। ठीक है ना। यानी सबके दो दो नाम हो गए, रमन लाइंस, स्टोक्स लाइन, और ये एंटी स्टोक्स लाइन। और ये जो रैले लाइंस है इसको अनमॉडिफाइड रेडिएशन भी कहते हैं। अनमॉडिफाइड क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी में आप देख रहे हैं कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है। जो भी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन यहां पर मिला है, तो इसको अनमॉडिफाइड रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये तो हो गया आपका डिफिनीशन और उनका क्लासिफिकेशन। अब अगर हम इनके इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करते हुए यहां पर एक ग्राफ बनाएं, और इस ग्राफ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है और जो वर्टिकल एक्सिस है वो इंटेंसिटी को दिखा रहा है। तो ये जो हाइट है वो इंटेंसिटी को दिखा रहा है। तो आप देखिए रैले लाइंस की इंटेंसिटी, उसके बाद में स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी, और उसके बाद में एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी। हालांकि ऐसा नहीं कि स्टोक्स और एंटी स्टोक्स जो है एक एक लाइन ही मिलता है, इसमें बहुत सारी लाइनें इसकी होती हैं। ठीक है ना। इसकी भी बहुत सारी लाइनें होती हैं, तो हमने कोई एक लाइन को यहां पर शो कर दिया है। तो रैले लाइन की इंटेंसिटी, हाइट सबसे बड़ी है तो इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? स्टोक्स लाइन आती है, और तीसरे नंबर पर कौन है? एंटी स्टोक आता है। ये इंटेंसिटी का सीक्वेंस हम बता रहे हैं, रैले, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स। रैले, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स, ये इसकी इंटेंसिटी का सीक्वेंस है। और फ्रीक्वेंसी को अगर हम दिखाएं तो जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थी उसी फ्रीक्वेंसी का हमें जो रेडिएशन मिला था उसी को हम रैले लाइन बोल रहे थे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू नॉट दिखा दिया। और इस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन मिला था उसको हम एंटी स्टोक्स लाइन बोल रहे थे। तो ये देखिए, एंटी स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी जो है वो रैले लाइंस की फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से क्या है? ज्यादा है। और जो स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से कम है। तो यहां पर न्यू नॉट माइनस में डेल्टा न्यू, यहां पर न्यू नॉट प्लस में डेल्टा न्यू। ये डेल्टा न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है कि आपका जो स्टोक्स लाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से कितना कम है, यानी ये फ्रीक्वेंसी का जो गैप है वो है डेल्टा न्यू। ठीक है ना। और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी का आपका गैप है इसमें रैले लाइंस में और एंटी स्टोक्स में वो भी क्या है? डेल्टा न्यू है। इसी को हम रमन शिफ्ट के नाम से जानते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी में जितना शिफ्ट हो जाता है उसी को हम रमन शिफ्ट कहते हैं। कि आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट थी, लेकिन जब रेडिएशन बाहर निकला स्कैटर्ड होकर के तो उसकी फ्रीक्वेंसी या तो इंसिडेंट रेडिएशन से कम हो गई या तो ज्यादा हो गई। तो जो डिफरेंस आएगा न्यू नॉट और न्यू डैश का, इसी को हम डेल्टा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम रमन शिफ्ट कहते हैं।
ठीक है ना। तो ये रमन शिफ्ट है, जिससे हमें समझ आ रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा और इसकी कम है। ठीक है, यहां पर ये जो टर्म लिखा हुआ 6b 4b 6b 4b उतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप बहुत आसान चीज है, आप याद रख सकते हैं प्रिकॉशन के तौर पर। अगर मान लीजिए इस तरह के सवाल आ गए तो बहुत सिंपल सी चीज है। b एक कांस्टेंट है, इसको हम रोटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। h अपान में 8 पाई स्क्वायर आई सी, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम में ये चीज पूछ सकते हैं कि रेले लाइंस और पहले एंटी स्टोक्स लाइन के बीच का सेपरेशन कितना होता है रोटेशनल कांस्टेंट के टर्म में। रेले लाइंस और पहले एंटी स्टोक्स लाइन के बीच का सेपरेशन कितना होता है रोटेशनल कांस्टेंट के टर्म में, तो 6b के बराबर, और उतना ही सेपरेशन होता है रेले लाइन से पहले स्टोक्स लाइन के बीच का भी। तो अगर रेले लाइन से स्टोक या एंटी स्टोक के बीच का सेपरेशन पूछ रहे हैं तो 6b और 6b हो गया। लेकिन अगर ये सवाल पूछ लेते हैं पहला स्टोक लाइन और पहला एंटी स्टोक लाइन, इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, तो ये आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 12b हो जाएगा। पहला स्टोक लाइन और पहला एंटी स्टोक लाइन के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये आपका 12b हो जाएगा। लेकिन अगर रेले से कंपेयर करेंगे तो फिर 6b और 6b हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी स्टोक लाइन का अगली स्टोक लाइन के बीच में जो सेपरेशन होता है वो 4b ही होता है। तो आप किसी भी दो की बात करेंगे तो 4b और 4b का डिफरेंस आएगा। बहुत सारी जो स्टोक्स लाइन होंगी हर किसी के बीच में 4b का डिफरेंस आएगा। और सिमिलरली जितनी भी एंटी स्टोक्स लाइन आएंगी इनके बीच का भी जो सेपरेशन होगा वो कितने का होगा, 4b का होगा। ठीक है, तो रोटेशनल कांस्टेंट के टर्म में इनके बीच का जो सेपरेशन या डिस्प्लेसमेंट है वो आप याद रखिए। ठीक है ना, आप अगर इसको इस तरह से याद रखेंगे तभी ठीक है, क्योंकि सवाल कंफ्यूज करके पूछ सकते हैं ना, कि पूछ लेंगे पहले स्टोक लाइन और दूसरे एंटी स्टोक लाइन के बीच का पूरा सेपरेशन बताइए, फिर तो आपको ये 6 और ये 6 और ये 4 16 भी आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके पूछ लें। तो आप इसलिए इस डायग्राम की मदद से आप इसको याद रखिए, 6b और 6b का गैप यहां पर है, उसके बाद 4b और 4b, और यही 4b का गैप कंटिन्यूअस आगे भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, हाँ क्या करें, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, नहीं फ्रीक्वेंसी जिसमें सेम रहता है वो रेले लाइन, तीनों वैरायटी के रेडिएशन मिलते हैं। ये जो रेडिएशन हमने इंसिडेंट किया है उससे स्कैटर्ड होने के बाद जो रेडिएशन मिलते हैं उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। सेम फ्रीक्वेंसी वाला भी रेडिएशन मिलता है सबसे ज्यादा अमाउंट में, लेकिन कुछ ऐसे भी रेडिएशन मिलते हैं जिनकी इंटेंसिटी कम होती है। आप देखिए रेले जो लाइन है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, और जो एंटी स्टोक्स हैं और जो आपके स्टोक्स हैं इनकी इंटेंसिटी रेले लाइंस के रिस्पेक्ट में कम है। तो इन दोनों को वीक लाइंस बोल रहे हैं, वीक लाइंस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइंस। ठीक है ना, तो रेले लाइंस भी मिलती हैं, लेकिन उससे डिफरेंट वाले फ्रीक्वेंसी वाले भी रेडिएशन मिलते हैं जिनको रमन लाइंस बोल रहे थे, बाद में उसका नाम क्या हुआ है, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सबकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम हो, डिफरेंट वाले भी यहां पर रेडिएशन हमें मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही टेबल है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, इंटेंसिटी के टर्म में, और जो इनके लाइंस के बीच का सेपरेशन है रोटेशनल कांस्टेंट के टर्म में, और स्टोक्स या एंटी स्टोक्स में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम और बराबर है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है। बाकी कुछ चीजें और भी हैं, जैसे ये बात हमने जो यहां पर बताई आपको, ये आप यहां पर हमने लिख भी दिया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्टोक्स या एंटी स्टोक्स लाइन, दो लगातार स्टोक या एंटी स्टोक लाइन के बीच का सेपरेशन 4b होता है। और उसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट स्टोक एंड फर्स्ट एंटी स्टोक लाइन, पहले स्टोक और पहले एंटी स्टोक लाइन के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल 12b के बराबर। ठीक है, 12b के बराबर हो जाएगा, जहां b क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट। एक सवाल यहां से बन सकता है, और वो सवाल आप देखिए, इसको ध्यान समझ लीजिए कि ये प्रॉपर्टी जो है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रमन इफेक्ट। सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रमन लाइंस, मतलब जो स्टोक या एंटी स्टोक लाइंस मिल रहे हैं उसकी बात बोल रहे हैं, इन जनरल रमन लाइंस। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रमन लाइंस डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है जो रमन लाइंस होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी। क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि जैसे आप निकालेंगे जब डेल्टा न्यू की वैल्यू, तो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू नॉट माइनस में न्यू डैश। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो होता है वो रमन शिफ्ट होता है। ठीक है, अगर आप यहां से डेल्टा न्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे तो न्यू डैश की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगा न्यू नॉट प्लस में डेल्टा न्यू।
तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, यानी जो रमन लाइंस की फ्रीक्वेंसी है, वो आप देखिए इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो रमन लाइंस है या जो स्कैटर्ड लाइंस हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो रमन शिफ्ट वाली वैल्यू है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है। अगर आपसे हम रमन लाइंस की फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर हम शिफ्ट की बात करें कि इंसिडेंट रेडिएशन और जो रमन लाइंस है उनकी फ्रीक्वेंसी का सेपरेशन, तो अगर वो हम शिफ्ट निकालेंगे तो वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हम आपको आगे फार्मूला भी बता देंगे कि जो रमन शिफ्ट का फार्मूला है उसमें इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो आप फार्मूले से देख करके भी बता सकते हैं। ठीक है। तो रमन लाइंस की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, लेकिन जो रमन शिफ्ट है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो फिर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सवाल भी आपको यहां से याद रखना है कि रमन शिफ्ट जो होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। मतलब जिस मटेरियल के ऊपर हमने अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशन को इंसिडेंट किया है, इस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक से डिसाइड होगा कि यहां वाले स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी या एंटी स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। दैट मींस अगर एक वर्ड में कहें तो रमन लाइंस की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सॉरी इनकी फ्रीक्वेंसी में कितने का शिफ्ट होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी में कितने का डिफरेंस मिलेगा, वो डिफरेंस डिपेंड करता है मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। अगर हम मटेरियल यहां का चेंज कर दें तो जो हमें शिफ्ट यहां पर मिल रहा था वो शिफ्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो रमन शिफ्ट की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। इससे हमें ये श्योर होता है कि रमन शिफ्ट की वैल्यू जो होती है वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करती है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। डेल्टा न्यू की जो वैल्यू है वो इस न्यू नॉट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए, तो हमने यही तो बताया आपको। ये देखिए स्टोक्स लाइन की जो इंटेंसिटी है वो एंटी स्टोक से ज्यादा होती है। अभी हम इसका रीजन भी आपको आगे दिखा देते हैं। अभी इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जिस वजह से ये फेनोमेना हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसके जब हम क्वांटम एक्सप्लेनेशन में आएंगे, थियरी में आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसकी इंटेंसिटी कम क्यों है। इसकी तुलना में इसकी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है रेले लाइंस की। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो पहले नंबर पर रेले लाइंस है, दूसरे पर आता है स्टोक। तो स्टोक की इंटेंसिटी ज्यादा तो है ही, एंटी स्टोक से ज्यादा है, लेकिन रेले लाइन से इसकी इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है। स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी एंटी स्टोक से ज्यादा होती है, लेकिन रेले लाइंस की इंटेंसिटी से कम होती है। अब एंटी स्टोक की इंटेंसिटी कम क्यों होती है उसको हम यहां पर समझ लेंगे इसके क्वांटम थ्योरी के अंदर। इस फेनोमेना को जो हम समझेंगे आगे हम डिस्कस करेंगे अभी ग्राफ के थ्रू। तो एक सवाल ये आता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा बार बार, कि लाइट की पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने वाली फेनोमेना कौन कौन सी है। तो उसमें हम बहुत बार नाम लिखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। तो ये रमन इफेक्ट जो है, इस फेनोमेना को हम तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे, मतलब यहां पर ये जो चीज हो रही है कि फोटोन आया और इस तरह के मटेरियल से स्कैटर्ड हुआ, और स्कैटरिंग के बाद में फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन इस तरह से हो रहा है। अगर इस घटना को हमें एक्सप्लेन करना है तो आने वाले रेडिएशन को एज अ पार्टिकल हमें इसको एज्यूम करना पड़ेगा, यानी प्लांक के क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बात बताई गई है कि रेडिएशन जो है वो एनर्जी का छोटा छोटा बंडल या पैकेट है, जिसको हम क्वांटम या फोटोन कहते हैं। हमें इस रेडिएशन को उस फोटोन के फॉर्म में एज्यूम करना पड़ेगा, यानी रेडिएशन का पार्टिकल नेचर हमें यहां एज्यूम करना पड़ेगा, तब जाकर के इस फेनोमेना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फेनोमेना कैसे एक्सप्लेन होगा इस रेडिएशन के क्वांटम नेचर से या पार्टिकल नेचर से, वही हम यहां पर देख रहे हैं, क्वांटम थियरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है ना। स्पीड स्लो करना है, ठीक है, चलिए। तो क्वांटम थियरी ऑफ रमन इफेक्ट, तो इसमें क्या है कि रमन इफेक्ट को हम रेडिएशन की क्वांटम थियरी या प्लांक्स का जो क्वांटम थियरी है, क्वांटम हाइपोथेसिस है, उसके बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लांक का क्वांटम हाइपोथेसिस क्या होता है वही बात हमने आगे लिखी हुई है। तो आपको पता है कि प्लांक के क्वांटम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो लाइट होता है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो वो एनर्जी का छोटा छोटा बंडल होता है या पैकेट होता है, जिसको फोटोन कहते हैं।
और हर फोटोन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एच न्यू के बराबर होगी। यही है प्लांक का क्वांटम थ्योरी या प्लांक का क्वांटम हाइपोथेसिस। तो प्लांक के इसी क्वांटम बिहेवियर या नेचर के बेसिस पर हम रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रेडिएशन है या जो फोटोन आ रहा है पार्टिकल के रूप में आ रहा है, और जिस भी सब्सटेंस के ऊपर हमने ये रेडिएशन को इंसिडेंट किया है, वो रेडिएशन का जो मॉलिक्यूल है वो मटेरियल का जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल से ये फोटोन आके टकराया होगा, और टकराने के बाद जो यहां पर कोलिजन होगा, उस कोलिजन के बेसिस पर 3 तरह के रिजल्ट हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोलिजन। अगर हम रेडिएशन को जो है फोटोन की तरह ट्रीट करें, तो ये फोटोन इस मटेरियल के मॉलिक्यूल से आकर के टकरा रहा है, एज अ पार्टिकल ये इससे टकरा रहा है, और टकराने के बाद जिस टाइप का यहां कोलिजन होगा उस टाइप का हमें यहां पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसी वजह से हमें 3 अलग अलग वैरायटी के रेडिएशन मिलते हैं। तो जो भी यहां पर हमारे पास सब्सटेंस है, उसका जो भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के साथ इस फोटोन का जो कोलिजन होता है, उसमें 2 कैटेगरी बनती है। एक इलास्टिक कोलिजन होता है और दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन होता है। आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफर नहीं होती है ना। इलास्टिक कोलिजन में जो भी हमारा एक मटेरियल है दूसरे से जब टकराएगा तो वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर नहीं करता है, और इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। तो अगर ये फोटोन इस मॉलिक्यूल के साथ में इलास्टिक कोलिजन करेगा, तो ये अपनी एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं करेगा, और अगर ये अपनी एनर्जी इसको नहीं देगा या ये अपनी एनर्जी इसको नहीं देगा, तो इस फोटोन की एनर्जी कोलिजन के बाद जो फोटोन मिलेगा हमें, उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ना ही इस फोटोन ने अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दिया और ना ही मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी इस फोटोन को दिया। तो किसी भी तरह से फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमें ऐसा फोटोन मिलेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, जब फोटोन अपनी एनर्जी को ट्रांसफर या एक्सचेंज नहीं करता है मॉलिक्यूल की एनर्जी के साथ में, तो इसको हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और इस केस में हमें ऐसी रेडिएशन मिलती है जिसकी वही फ्रीक्वेंसी है जो आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर फोटोन की एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हमें मिलेगा जिसको हम बोलते हैं अनमॉडिफाइड रेडिएशन या रेले लाइंस। ठीक है, तो रेले लाइंस कब मिलता है, इसका ये जवाब हो गया, इसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया कि जब फोटोन हमारे स्कैटरर मॉलिक्यूल्स के साथ में इलास्टिक कोलिजन करता है, उस टाइम पर जो हमें स्कैटर्ड फोटोन मिलता है उसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी वही होती है जो आने वाले फोटोन की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि उसने अपनी कोई भी एनर्जी इस मॉलिक्यूल के साथ में एक्सचेंज नहीं करी। दूसरा जो तरीका हो सकता है कोलिजन का, कि ये जो फोटोन है वो इस मॉलिक्यूल के साथ में आके टकराया, और टकराने के बाद जो टक्कर हुआ वो इनइलास्टिक टक्कर हुआ, और इनइलास्टिक टक्कर में क्या होता है कि एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो हमारे इस फोटोन ने, अब 2 बातें हो सकती हैं इन इलास्टिक कोलिजन में, 2 बातें हो सकती हैं कि हमारा फोटोन अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दे, या ये भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी फोटोन को ट्रांसफर कर दे। तो अगर ये फोटोन ने अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दे दिया होगा, तो कोलिजन के बाद अब जो फोटोन बाहर निकलेगा, क्योंकि इसने अपनी कुछ एनर्जी इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दिया, मॉलिक्यूल की एनर्जी पहले से थोड़ी बढ़ गई, लेकिन फोटोन की एनर्जी तो घट गई ना। तो अब जो फोटोन मिलेगा उसकी एनर्जी पहले से कम है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी पहले से क्या है, कम है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स लाइन बोलते हैं। तो स्टोक्स लाइन हमें कब देखने को मिलता है, या स्मॉल फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन हमें कब मिलता है, जब फोटोन अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है इनइलास्टिक कोलिजन के द्वारा। और इसी का उल्टा कर दीजिए कि अगर ये फोटोन इससे टकराए और ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी इस फोटोन को दे दे, तो जब फोटोन अब बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी इस वाले फोटोन की एनर्जी से ज्यादा होगी। ज्यादा एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर निकले हुए फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगी, तो इसको हम एंटी स्टोक्स लाइन बोलते हैं। ठीक है, यानी रेडिएशन को हम क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम फोटोन की तरह ट्रीट करें, पार्टिकल की तरह ट्रीट करें, तो जो यहां पर कोलिजन होगा उस कोलिजन के वैरायटी के बेसिस पर 3 तरह का रिजल्ट मिलेगा, और 3 तरह के रेडिएशन हमें बाहर मिलते हैं। ठीक है, तो स्टोक्स लाइन कब मिलता है, जब मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। मॉलिक्यूल एक्साइटेड कब होगा, जब ये अपनी इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा,
तो बाहर हमें कम एनर्जी का फोटोन मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। और जब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा और अपनी एनर्जी इस फोटोन को ट्रांसफर कर देगा, यानी डी एक्साइटेड हो जाएगा अगर हमारा मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी फोटोन को ट्रांसफर करके, तो नया फोटोन जो निकलेगा उसकी एनर्जी आने वाले फोटोन की एनर्जी से ज्यादा होगी, तो इसको हम एंटी स्टोक लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्लियर है। तो क्वांटम थियरी के बेसिस पर, वेव थियरी के बेसिस पर नहीं, क्वांटम या पार्टिकल थियरी के बेसिस पर हम रमन इफेक्ट को इस तरीके से कोलिजन के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही बात जो यहां पर हमने लिखी है, इसी को ग्राफ के द्वारा और मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हमने ये दोनों चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, आप देख लीजिए। सिंपल सा है, जैसे एक तो हुआ इलास्टिक कोलिजन वाला केस कि हमारे मॉलिक्यूल से फोटोन आके टकराया, लेकिन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ, वही फोटोन बाहर निकल गया, तो सेम फ्रीक्वेंसी या सेम एनर्जी का निकला। लेकिन जो रमन लाइंस हमें बाहर मिली, मतलब कम फ्रीक्वेंसी या ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन, वो क्यों मिले, उस बात को अगर हम ग्राफ के थ्रू समझें, तो मान लीजिए हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अभी एनर्जी लेवल अपने ग्राउंड स्टेट में है, एनर्जी लेवल E1 में है। देखिए यहां पर ये मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के ऊपर हमने जो फोटोन इंसिडेंट किया है, उस फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू है। एच न्यू एनर्जी कितनी है, तो एच न्यू एनर्जी को हमने यहां पर ये दिखाया, ये जो एनर्जी का डिफरेंस आपको दिखा रहे हैं यहां से लेकर यहां तक का, ये है आने वाले फोटोन की एनर्जी। मतलब कि अगर हम जो फोटोन इस मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, अगर इसकी पूरी एनर्जी इसको मिलेगी, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो इस एनर्जी लेवल से कहां तक जाएगा, इस एनर्जी लेवल तक चला जाएगा, क्योंकि इतनी एनर्जी का, इतनी यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी का फोटोन हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। तो जब ये पूरा फोटोन, इतनी एनर्जी का फोटोन इस मॉलिक्यूल के ऊपर गिरेगा, तो ये मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करके यहां से पूरा यहां तक जा सकता है। और अगर ये मान लीजिए मॉलिक्यूल यहां से पूरा यहां तक चला गया और लौट करके ये यहां पर आने की बजाय यहां पर इस हायर एनर्जी स्टेट में आकर के अगर रुकता है, तो अब यहां पर जो फोटोन निकलेगा वो आप देखिए इसकी एनर्जी कितनी होगी। हमने इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोटोन इंसिडेंट किया था, उस फोटोन की टोटल एनर्जी ये थी एच न्यू, लेकिन अब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये मॉलिक्यूल वापस जब आया तो यहां पर नहीं आया, यहां पर रुका है, इस एक्साइटेड स्टेट में आकर रुका हुआ है। यानी कहने का मतलब कि हमारे मॉलिक्यूल ने कुछ एनर्जी को परमानेंटली एब्जॉर्ब कर लिया है। ऐसा नहीं कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था लौट करके पूरी एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब करके गया है और लौट करके आएगा तो वो सारी एनर्जी इमिट कर देगा, ऐसा नहीं। इसने इस पूरी एनर्जी को, इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके जब ऊपर गया हायर एनर्जी स्टेट में, तो लौट करके जब आया तो वो यहां पर आकर के रुका, मतलब वो अभी भी एक्साइटेड स्टेट में है। यानी उसने क्या किया, इतनी एनर्जी को परमानेंटली एब्जॉर्ब कर लिया है, डेल्टा ई के बराबर। तो अब जब यहां से ये मॉलिक्यूल आपका यहां से यहां लौट रहा है, तो अब जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, इस लेवल से इस लेवल के बीच का जो गैप है इतना, और ये गैप आपको दिख रहा है कि आने वाले फोटोन की एनर्जी से कम है। यानी यहां पर जो फोटोन निकल रहा है उसकी एनर्जी एच डी माइनस में डेल्टा ई, जितनी एनर्जी को इस मॉलिक्यूल ने परमानेंटली एब्जॉर्ब कर लिया उतनी एनर्जी माइनस हो जाएगी इस नए वाले फोटोन की एनर्जी में। तो आप देखिए इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू था और इमिटेड फोटोन या स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी एच न्यू माइनस में डेल्टा ई है। एनर्जी अगर फोटोन की घट गई, दैट मींस फ्रीक्वेंसी भी घट गई। और ऐसे लाइंस को या रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन निकलते हैं उसको हम स्टोक्स लाइन बोलते हैं। ठीक है। और एक दूसरा केस भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि जो हमारे पास में ये सब्सटेंस है उसका हर मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट में ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इसका मॉलिक्यूल है जो अपने इस वाले एनर्जी स्टेट में हो, मतलब एक्साइटेड स्टेट में हो, ग्राउंड स्टेट में ना हो। तो मान लीजिए कि कोई एटम जो है वो अपने एक्साइटेड स्टेट में है, यहां पर है, और हमने इसके ऊपर जो फोटोन इंसिडेंट किया है उस फोटोन की एनर्जी कितनी है, इतनी एनर्जी है फोटोन की यहां से लेकर के यहां तक एच न्यू। मतलब अगर हम इस मॉलिक्यूल को जो एनर्जी दे रहे हैं, ये वाली एनर्जी इतनी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एनर्जी को लेकर के ये मॉलिक्यूल यहां से यहां पर जा सकता है। तो अगर ये मॉलिक्यूल जो पहले से एक्साइटेड स्टेट में है उसको हमने एच न्यू एनर्जी प्रोवाइड किया, तो इसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी और इतनी एनर्जी के लेवल से और ये लौट करके आए, तो जहां पर जिस एक्साइटेड स्टेट में पहले था वहां रहने की बजाय और नीचे वाले लेवल पर आ जाए, तो मतलब हमने जो फोटोन दिया है उसकी एनर्जी इतनी थी, ऑलरेडी हमारे मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी थी डेल्टा ई, एक्साइटेड स्टेट में ये था, लेकिन जब ये एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया और लौट रहा था वापस अपने एनर्जी लेवल में, तो वहां पर आकर के नहीं रुका जहां से चला था, वो और नीचे चला गया।
मींस इसने अपनी एनर्जी को लूज किया है। इस मॉलिक्यूल ने अपनी इस एनर्जी को डेल्टा ई के बराबर एनर्जी को क्या कर दिया, यहां पर जब लौट रहा था तो उसने लूज कर दिया और खुद जहां पर पहले था वहां से भी नीचे आ गया। तो यानी अब यहां पर जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन की एनर्जी ये वाली एनर्जी नहीं है, इतनी एनर्जी और ऐड हो गई। इस मॉलिक्यूल की जो इतनी एनर्जी कम हुई यहां से यहां पर ये पहुंच गया, तो इतनी एनर्जी और इस फोटोन में यहां पर हो जाएगा, तो यानी एच न्यू प्लस में डेल्टा ई हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्राउंड स्टेट का मॉलिक्यूल जब फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और खुद एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो यानी इसने क्या किया, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसलिए निकलने वाले फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात। और अगर हमारा मॉलिक्यूल पहले से एक्साइटेड स्टेट में है, फोटोन आके टकराएगा और वो मॉलिक्यूल आ गया ग्राउंड स्टेट में, इसका मतलब मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी को रिलीज किया है, तो जो अब फोटोन निकलेगा वो आने वाले फोटोन की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी का फोटोन, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन होगा, उसको हम एंटी स्टोक लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आना चाहिए आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। फिर हम इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, जो चीज को हम ग्राफ से पढ़ रहे हैं उस चीज को हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं, जो कोलिजन की बात हमने पीछे करी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। अब मान लीजिए कि ये फोटोन है, ये फोटोन है, पार्टिकल के रूप में आप इमेजिन कर रहे हैं, ये हमारा वो मॉलिक्यूल है जो स्कैटरिंग मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर हम रेडिएशन को इंसिडेंट कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो मान लेते हैं हम ईपी। कोलिजन से पहले जब तक ये फोटोन इससे टकराया नहीं था, तो कोलिजन से पहले फोटोन की एनर्जी एच न्यू नॉट, यानी आने वाले फोटोन की एनर्जी, और ये मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी क्या है, ईपी। और जब ये इससे आकर के कोलाइड किया तो कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद इस मॉलिक्यूल की एनर्जी हो सकता है पहले से कम हो गई हो, जैसे हो सकता है यहां से देखिए मॉलिक्यूल यहां से यहां पर आ गया, मतलब एनर्जी कम हो गई। हो सकता है मॉलिक्यूल यहां से यहां चला गया, मतलब एनर्जी बढ़ गई। हो सकता है कि इलास्टिक कोलिजन हो तो एनर्जी में कोई भी फर्क ना पड़े। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं कि मॉलिक्यूल से जब फोटोन टकराएगा तो टकराने के बाद मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम रह सकती है, इलास्टिक कोलिजन में इसकी एनर्जी बढ़ सकती है या एनर्जी घट सकती है इन इलास्टिक कोलिजन में। तो कोलिजन से पहले फोटोन की एनर्जी, कोलिजन से पहले मॉलिक्यूल की एनर्जी, कोलिजन के बाद जो फोटोन निकलेगा स्कैटर्ड फोटोन उसकी एनर्जी, और कोलिजन के बाद इस मॉलिक्यूल की एनर्जी, ये हमने सिंबल दे दिए चार, एच न्यू नॉट, ईपी, ईक्यू और एच न्यू डैश। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम किसी भी तरह का कोलिजन हो ये हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये सेम रहता है। तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन, टोटल एनर्जी का मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी और फोटोन की एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी और फोटोन की एनर्जी। तो कोलिजन से पहले अगर आप देखिए मॉलिक्यूल की एनर्जी ईपी, फोटोन की एनर्जी एच न्यू नॉट, कोलिजन के बाद में मॉलिक्यूल की एनर्जी ईक्यू और फोटोन की एनर्जी एच न्यू डैश। अगर हम इस पार्ट को इधर ला करके माइनस करें तो ईपी माइनस में ईक्यू हो जाएगा, और एच से डिवाइड कर दें तो ये वाला एच कैंसिल हो जाएगा और इस वाले डिफरेंस के अपान में एच आ जाएगा। तो यानी न्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईपी माइनस में ईक्यू अपान में एच और प्लस में न्यू नॉट, ये हो जाएगा न्यू डैश की वैल्यू। न्यू डैश मतलब जो बाहर स्कैटर्ड रेडिएशन आपको मिलेगा या फोटोन मिलेगा उसकी ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। न्यू डैश क्या है, स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी, और न्यू नॉट क्या है, आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी। तो ये जो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी है ये इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, बराबर हो सकती है, डिपेंड करेगा कि कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल की एनर्जी में किस तरह का चेंज आया। तो अगर मान लीजिए कि कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल की एनर्जी और कोलिजन के पहले मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम रही, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर हम रेडिएशन को इंसिडेंट कर रहे हैं जिसकी एनर्जी यहां पर क्या है, न्यू नॉट, और इसकी एनर्जी क्या है, ईपी, तो कोलिजन के बाद भी अगर इसकी एनर्जी जो ईक्यू है वो ईपी के बराबर रही, तो निकलने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, न्यू डैश की वैल्यू। तो देखिए अगर ईपी और ईक्यू बराबर है तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, न्यू डैश बराबर न्यू आ जाएगा, न्यू नॉट, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, इसी को हम रेले लाइंस बोलते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कोलिजन के बाद में फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी, ये कोलिजन के बाद वाला है, कोलिजन के बाद में अगर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए कोलिजन से पहले की तुलना में, तो बताइए मॉलिक्यूल की एनर्जी क्यों बढ़ेगी, ये मॉलिक्यूल की एनर्जी कोलिजन के बाद क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इसको एनर्जी फोटोन ने अपना एनर्जी दे दिया होगा। यानी फोटोन की एनर्जी का कुछ हिस्सा इसको मिल गया, तो अब जो फोटोन बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होने का मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, अगर EQ का मान ज्यादा है, EP का मान कम है,
तो कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा, न्यू नॉट में से कुछ माइनस करेंगे जो भी आएगा वो न्यू नॉट से कम होगा। तो न्यू डैश लेस देन न्यू नॉट, इसको बोलते हैं स्टोक्स लाइन। और अगर कोलिजन के बाद ऐसा हो जाए कि जो मॉलिक्यूल है उसकी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो, कोलिजन के पहले ज्यादा रहे, तो अगर कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, इसका मतलब मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो इस फोटोन को मिल गई इनइलास्टिक कोलिजन के द्वारा, और अगर इसकी एनर्जी इसको मिल गई तो अब जो नया फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी आने वाले फोटोन की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। इसको हम एंटी स्टोक लाइन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी स्टोक्स लाइन बोलते हैं। लेट्स टॉक जस्ट, अभी यही क्लास आपकी खत्म हो जाए, बस 2-5 मिनट और लगेगा, एक स्लाइड और बचा है। इस क्लास के जस्ट बाद आपका लेट्स टॉक सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? हाँ, एंटी स्टोक्स वाला ग्राफ, ये ग्राफ मतलब इधर ना, इस ग्राफ की बात हो रही है, यही है। तो देखिए इसमें यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि जो एंटी स्टोक्स लाइन है, जो स्टोक्स लाइन है, ये कोई एक सिंगल लाइन नहीं होती, बहुत सारी लाइनें होती। जब इसका ग्राफ देखेंगे ना, ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो अगर ओवरऑल बात करें तो जो रैले लाइंस होती है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, दूसरे नंबर पर स्टोक्स लाइन, तीसरे नंबर पर एंटी स्टोक्स लाइन, ठीक है ना? ये इंटेंसिटी की बात होगी। और फ्रीक्वेंसी आपको साफ साफ दिख रहा है, रैले लाइंस की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इधर फ्रीक्वेंसी घट रही है, यानी एंटी स्टोक्स की फ्रीक्वेंसी रैले लाइंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी रैले लाइंस की फ्रीक्वेंसी से कम होती है। रैले लाइंस की फ्रीक्वेंसी खुद कितनी है? आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यानी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर, ठीक है। अब अगर हम इस रैले लाइंस को कंपेयर करें पहले स्टोक्स लाइन से, तो इनके बीच का जो सेपरेशन होता है रोटेशनल कांस्टेंट के बीच में, वो 6b के बराबर होता है। और अगर हम यहां से पहले एंटी स्टोक्स लाइन के बीच की बात करें तो ये भी क्या है, 6b के बराबर है। अब सवाल कई तरह से हो सकते हैं, पूछ सकते हैं पहले स्टोक और पहले एंटी स्टोक के बीच का सेपरेशन, तो ये 12b हो जाएगा। ये पूछ सकते हैं कि दो लगातार एंटी स्टोक्स के बीच का सेपरेशन, तो 4b। दो लगातार स्टोक्स के बीच का सेपरेशन 4b। पहले स्टोक्स और दूसरे एंटी स्टोक के बीच का सेपरेशन, तो 6b एंड 4b यानी 16b। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है कि रैले लाइन से एंटी स्टोक और स्टोक्स लाइन का जो सेपरेशन है वो बिल्कुल बराबर होता है, 6b के बराबर होता है। और उसके अलावा कोई भी दो लगातार एंटी स्टोक या कोई भी दो लगातार स्टोक्स की बात करेंगे, उनका सेपरेशन 4b होता है, ठीक है ना? तो यही था ये ग्राफ। तो यहां से आपको इंटेंसिटी का आइडिया लगता है, फ्रीक्वेंसी में जो सेपरेशन होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा या कम है। अब इसके दाहिने जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, मतलब एंटी स्टोक्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इनके लेफ्ट में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो यानी स्टोक्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है इंसिडेंट रेडिएशन से। तो इस ग्राफ से आपको फ्रीक्वेंसी का, इंटेंसिटी का और किसी भी दो लाइंस के बीच सेपरेशन का, इन तीन चीजों का जो क्वेश्चन है वो इस ग्राफ से आपका क्लियर होगा। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे मेन जो स्लाइड है वो इस पूरे टॉपिक का वो यही है। बाकी तो आप पढ़ तो हर चीज रहे हैं, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड था, ठीक है। ये सारे टॉपिक हो गए हैं। आई थिंक अब बस एक क्लास में बचा है, एक्सप्लेनेशन भी हो ही गया, तो अब सीधे क्लास टॉपिक है आपका क्या, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आप पढ़ लीजिए कि इसका हम लोग किस लिए एप्लीकेशन करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, उस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम रमन इफेक्ट जो फिनोमेना है उसका यूज करते हैं। और वाइब्रेशनल और रोटेशनल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी लेवल होता है उसको भी स्टडी करने के लिए हम लोग रमन इफेक्ट फिनोमेना यूज करते हैं, है ना। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है उसके लिए भी रमन इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके बेसिक एप्लीकेशन है। रमन इफेक्ट इतना ही आपको पढ़ना है, लेकिन कुछ फार्मूले जैसे हमने यहां पर लिखे हुए हैं, अगर सिंपल सा कोई सवाल ऐसा आ जाता है तो आप एक नजर इसको देख लीजिएगा कि रमन इफेक्ट की फिनोमेना में जो रेडिएशन हमें बाहर मिलता है, अगर हम जो हमारे पास जिस मॉलिक्यूल के ऊपर हम रेडिएशन को इंसिडेंट कर रहे हैं, अगर हम उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की बात करें तो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन होता है हायर टू लोअर और फिर हमें वो रेडिएशन इमिट करके बाहर देता है, तो उसके लिए कुछ सिलेक्शन रूल होता है। तो ये सिलेक्शन रूल आप ये याद कर लीजिए। अब इसका अगर हम यूज देखें और पूरा एक्चुअल जो इसका मतलब क्वांटम एक्सप्लेनेशन है उसमें अगर जाए तो बहुत लंबी चीज हो जाएगी, है ना। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी जरूरत की चीज नहीं है।
ठीक है, बस ये हमने एक्स्ट्रा में लिख दिया है, इस चीज को बस एक नजर आप देख लीजिए। डेल्टा जे बराबर प्लस माइनस में 2। और रोटेशनल एनर्जी की अगर बात करें तो उसका ये फार्मूला है जे जे प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर अपान में 2 आई। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पर। रमन शिफ्ट की जो हम पीछे बात कर रहे थे, तो रमन शिफ्ट का जो फार्मूला है वो फार्मूला देखिए एच अपान में 4 पाई स्क्वायर आई और ब्रैकेट में क्या है 2j प्लस में 3। ये है रमन शिफ्ट का फार्मूला, ठीक है ना। तो वहां पर आप देख रहे थे कि जो रमन शिफ्ट होता है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो आप देखिए यहाँ जो रमन शिफ्ट की वैल्यू है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो हमारा रमन लाइंस है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं डेल्टा न्यू बराबर न्यू नॉट माइनस में न्यू डैश, तो न्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा न्यू नॉट प्लस में डेल्टा न्यू। तो रमन लाइंस की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, बट रमन शिफ्ट जो होता है वो इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें क्या है आई, तो जो भी हमारा मटेरियल है उसका अपना एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड ये प्रॉपर्टी हो गई, तो उसी के ऊपर डिपेंड करने वाली चीज है डेल्टा न्यू। तो रमन शिफ्ट मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो वो चीज के लिए भी आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की कोई पॉसिबिलिटी वैसे तो नहीं है, ठीक है ना। तो प्रिकॉशन के लिए हमने ये चीजें लिख दिया है, बाकी यहां तक आपका ये टॉपिक था, ठीक है। चलिए, तो रमन इफेक्ट जो टॉपिक है 40 मिनट लग गए जब पीपीटी से हमने पढ़ा, वैसे पढ़ते तो कम से कम 1.5 घंटे लगते इसमें, ठीक है ना। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी 5 मिनट के बाद हम लोग लाइव आएंगे लेट्स टॉक सेशन के अंदर, तो बहुत सारे इश्यूज के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप सब लोग जितने लोग अभी लाइव क्लास में हैं और बाकी जो लोग नहीं भी हैं, लेट्स टॉक में अगर लाइव आ जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, अदरवाइज वन वे कन्वर्सेशन का कोई बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद लेट्स टॉक 8 में। तब तक आप पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।